नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 27 जुलाई 2023 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं द हिंदू में, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहला आर्टिकल है शेडिंग मोर लाइट्स ऑन द डेट डायलेमा। इसका मतलब यह है जो हम आज की उधारी ले रहे हैं वो हमारे कल पे टैक्स की तरह होगा और इसका भुगतान हमारे फ्यूचर के आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो इसी संबंधित आज आर्टिकल द हिंदू में डिस्कस करेंगे। उसके अगला आर्टिकल है जो हमारा संघाई संगठन है उसके लिए एक सफलतापूर्वक स्टोरी है जिसे हम देखेंगे। इसमें ईरान को पूर्ण सदस्यता मिल गई है एससीओ में। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है मेजरिंग वेलबींग इन इंडिया, मतलब कि खुशहाली की माप को भारत में किस तरह से मापा जाता है, इससे संबंधित आर्टिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। उसके इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन इंपैक्ट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस मोस्ट। भारत ने जो अभी नॉन बासमती राइस पे बैन लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि भारत से कम मूल्य में खरीदकर दूसरे देशों में ज्यादा मूल्य में बेच दिए जा रहे थे और वो भारत के नेबरहुड, भारत के पड़ोसी देशों या फिर भारत के मित्र देशों को बेचे जा रहे थे जिसको भारत हमेशा सहयोग करता है, जिसके कारण भारत से जो संबंध है वो भी अफेक्ट कर रहे थे। भारत के संबंध पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, इसी के लिए भारत ने इसे बैन कर दिया है। और अगला आर्टिकल है 530 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड एज फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग सेंटर। अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि 530 जिलों में मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूर्णतः फ्री हो गया है। तो इसके रिलेटेड भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द एससीओ इज ए सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर। सबसे पहले हम संघाई सहयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में इस कार्यक्रम की मेजबानी की। भारत ने 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। तो अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ जिसकी मेजबानी भारत ने किया है, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, दिल्ली घोषणा पत्र। तो इसमें पहला जो मामला था एससीओ के 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया है। एससीओ की सदस्यता का विस्तार अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिशीलता लाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले एससीओ के अन्य 8 जो सदस्य थे वो थे चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कट्टरपंथ का मुकाबला करने पर समझौता किया गया है दिल्ली के डिक्लेरेशन में। आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को संबोधित करने, धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय और नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया आदि के प्रसार को रोकने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर डिजिटल परिवर्तन पर संयुक्त वक्तव्य। एक तो हो गया पहला जो 9 मेंबर्स हो गए हैं, 9वां मेंबर जो हमारा ईरान है। दूसरा जो हो गया एक्सट्रीमिस्ट जो है कट्टरपंथी जो रेडिकल्स होते हैं उससे निपटने के लिए यह समझौता किया गया। उसके बाद जो टेक्निकल चेंजेज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं, अपडेशन आ रहे हैं, उससे संबंधित भी सदस्य देशों के बीच वार्ताएं हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों और भुगतान प्रणालियों में विशेषज्ञता और सहयोग साझा करना। एससीओ पर्यावरण वर्ष सदस्य 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए हैं। गैर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की आलोचना। गैर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की अस्वीकृति से अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भुगतान के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय डॉलर आधारित भुगतान पर निर्भरता को कम करने के लिए किया जा रहा है। अभी हाल ही में देखा गया कि गल्फ कंट्री, रूस इन चीजों में अभी ज्यादा सहमत है इस सब चीजों के लिए। तो और आगे जो हमारे एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनसे भी ये प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, उसे भी हम अपने अपने करेंसी में ही करें। अब भारत मेजबानी कर रहा है इस बार एससीओ में, तो उसकी क्या क्या पहल है। एससीओ के भीतर सहयोग के 5 स्तंभ हैं। स्तंभों में शामिल है स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्धिक विरासत। स्टार्टअप में कह रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो हमारे पारंपरिक चिकित्सा है
उसको विदेशों में प्रचार करें, उसका ज्यादा प्रसार करने के लिए बोला जा रहा है भारत के द्वारा। युवा सशक्तिकरण, युवा को कैसे सशक्त किया जाए, डिजिटली समावेशी, इंक्लूजन ऑफ डिजिटलाइजेशन, उसके बाद साझा बौद्ध विरासत। जो एशियो के कंट्रीज हैं जैसे चीन हो गया और भी जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं वो बौद्धिज्म को ज्यादा मानते हैं, तो इसी में कहा जा रहा है भारत के द्वारा। और भारत जो है बौद्ध का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो हमारे जो रिलेशंस स्टेब्लिश्ड हैं वो बौद्धिज्म की ओर भी और प्रगाढ़ हो, लोगों के साथ जुड़ाव, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। तो इसमें कहा जाता है एससीओ बाजार खाद्य महोत्सव, फिल्म महोत्सव, साझा बौद्ध विरासत पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि के माध्यम से लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाना है। ठीक है। संस्कृति, वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने से भारत परहेज कर रहा है। अभी पीओके के मामले में देखा गया है कि पीओके वहां से बेल्ट एंड रोड का एक रोड लेके जाना चाहता है, परंतु पीओके जो है वो इंडिया से संबंधित है और पीओके से जितना भी फैसला लिया जाएगा वो इंडिया के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के प्रभाव और परियोजनाओं पर चिंताओं को दर्शाता है। अब देखते हैं जो द हिंदू में आर्टिकल्स आए हैं, इसमें क्या क्या विस्तार किया गया। एक सदस्य राज्य के रूप में एससीओ में शामिल होने के लिए बेलारूस ने दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और एससीओ के आर्थिक विकास रणनीति को 2030 तक के लिए अपनाए। ये बहुत ही बेहतर बात है एससीओ के लिए। जो एससीओ ग्रुप्स है जिसमें मेंबर्स हैं, अभी 9 मेंबर हो चुके हैं। हमारा दुनिया, हमारा समाज और इतिहास इस तरह से निरंतर अभी तेजी से बदल रहा है जैसे पहले कभी नहीं बदला। भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट, भोजन की कमी और जलवायु परिवर्तन, ये पांचों जो मुद्दे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वैश्विक मंच पे। वैश्विक मंच पे अभी निरंतर चेंजेज आ रहे हैं। पहले अमेरिका था, उसके बाद अमेरिका रूस हुआ, उसके बाद अमेरिका रूस चाइना हुआ, अभी यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रूस का। उसके बाद आर्थिक मंदी, अभी हाल में भी मंदी आई जिससे कि बहुत ज्यादा छटनी की गई एम्प्लॉयज की इंटरनेशनल मार्केट्स में। फिर ऊर्जा का संकट निरंतर बना हुआ है, भोजन की कमी होती जा रही है क्योंकि बारिश में असमानता आ गई है। उसके बाद जितने भी हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जितने भी हम लोग नए नए जीन बना रहे हैं, उससे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और भोजन की कमी हो रही है। फिर जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, जिससे हमारे जो कोस्टल कंट्रीज है या कोस्टल स्टेट्स हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, या फिर मैरीन इकोसिस्टम जो है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन चुनौतियों के लिए सभी देशों की संयुक्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। वैश्विक शांति एवं वैश्विक विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है पावर पॉलिटिक्स। विश्व में बहुत ज्यादा पावर पॉलिटिक्स सभी लोग चाहते हैं। जैसे चीन अपनी ओर बहुत से कंट्रीज को आकर्षित कर रहा है, यूएसए अपनी ओर बहुत सी कंट्रीज को आकर्षित कर रहा है और रूस जो है अपनी ओर कुछ कंट्रीज को आकर्षित कर रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है, बहुत ध्रुवीकरण हो रहा है। उस क्वेश्चन मतलब कि आर्थिक जबरदस्ती, मतलब जबरन ही आर्थिक रूप से किसी भी निर्णय को लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फिर टेक्नोलॉजी डीकॉपलिंग मतलब प्रौद्योगिकी विघटन, फिर आइडियल कॉन्फ्लिक्ट, विचारों में विवाद। एससीओ क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि का संरक्षक है और योगदान करता है। अभी जो नया युग बहुत तेजी से बदल रहा है, में आगे बढ़ने के लिए एससीओ सदस्य ने कौन कौन सी रणनीति अपनाई है। तो रणनीतिक संचार को मजबूत करना होगा, व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना होगा, एक दूसरे सदस्यों के विकास और कार्यकलाप का समर्थन एवं निरंतर रूप से सहयोग करना होगा, जिससे कि दोनों का विकास सुनिश्चित होगा। जैसे जैसे हम मिलकर एक बेहतर मातृभूमि का निर्माण करेंगे, दुनिया में अधिक निश्चितता और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। ठीक है। एससीओ सदस्यों द्वारा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों पर निर्णायक तरीके से कार्रवाई करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, सोच रहा है और ये आवश्यक भी है वर्तमान परिदृश्य में। एससीओ के लिए व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्य, बुनियादी ढांचे और लोगों से लोगों की भागीदारी में सहयोग के लिए मजबूत गति उत्पन्न करना अनिवार्य है। क्षेत्र की गुणवत्ता और लचीली आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए एससीओ सदस्यों के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान, मतलब कि उस देश का अपना करेंसी के द्वारा बिजनेसेस को करना, व्यापार को स्थापित करना।
उसके बाद संप्रभु डिजिटल मुद्रा पर सहयोग का विस्तार करने और एससीओ विकास बैंक को बढ़ावा देने, एससीओ विकास बैंक, ठीक है, के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। एससीओ की सफलता की कहानी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देश की व्यापक वैश्विक साझेदारी का हिस्सा है। जैसे जैसे वैश्विक परिदृश्य में बदलाव सामने आ रहे हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश अधिक एकजुट होते जा रहे हैं, ये लोग मिलते जा रहे हैं या अपना सामूहिक उत्थान जारी रख रहे हैं। हम विश्व निष्पक्षता और न्याय के लिए एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले 2 महीने में दक्षिण अफ्रीका और भारत ब्रिक्स और G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने, समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय शासन वास्तुकला में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए यह महत्वपूर्ण क्षण है। हमें एकजुट, समान और समावेशी वैश्विक विकास को साझेदारी करना होगा, जिससे कि हम शांति, विकास, समानता, न्याय, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के, मानवता के सामान्य मूल्य को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन को एक निष्पक्ष और उचित दिशा में विकसित करने की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो ये था आर्टिकल एससीओ संबंध। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ है मेजरिंग वेलबींग इन इंडिया। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो खुशहाली है तो है वेलबींगनेस, उसके लिए कौन कौन सा पैरामीटर है, मानदंड क्या है, इसी पे आज डिस्कस करेंगे। राइटर क्या क्या मानदंड बताते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेलबींग का डिफिनेशन क्या है। कल्याण या भलाई किसी व्यक्ति या समूह की वह स्थिति होती है जो किसी अर्थ में अच्छी कहलाई जा सके। इसमें कई आयाम सम्मिलित है, डायमेंशन सम्मिलित है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक या चिकित्सा अवस्था। भलाई की सकारात्मक अवस्था में व्यक्ति या समूह के पास स्वेच्छा से कई प्रकार के विकल्प में चुनाव कर पाने का अधिकार व क्षमता भी उनके साथ होना चाहिए। इसी को कहते हैं खुशहाल। अब खुशहाली का वर्ल्ड पैरामीटर में क्या है, इसके अलग अलग डायमेंशन है, जैसे एनवायरमेंट हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सोशल हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया। जो जो अभी मैंने डेफिनेशन में बताया वो सारी चीजें इस डायमेंशन में दिया हुआ है। इन डायमेंशंस को आप मेंस के राइटिंग में भी लिख सकते हैं, इससे कि थोड़ा सा आपका मार्क्स इनहांस होगा और प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाता है। इस तरह का अगर फिगर बनाते हैं हम मेंस के आंसर में, तो राइटर के द्वारा कि मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% तक पहुंचने से उत्साह है, क्योंकि इससे पुष्टि हुई है कि देश सबसे तेजी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। निजी उपभोग में गिरावट, यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि निजी उपभोग में गिरावट हो रही है, उच्च मुद्रास्फीति है, गरीबी में वृद्धि है, आय और धन की असमानता की ओर। तो यहाँ पे दो पक्ष है। एक ओर कहा जा रहा है कि देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, परंतु जमीनी स्तर पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे उच्च मुद्रास्फीति है, गरीबी में वृद्धि हो रही है, आय की असमानता हो रही है। तो देश फिर विकास कर रहा है, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से बयानबाजी बढ़ती तीव्रता के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बहस में जो बात आई है वो है आय। खुशहाली का एक संकीर्ण माप है। आय जो है वो खुशहाली का एक संकीर्ण माप है, जैसा कि अमर्त्य सेन 1999 में कहें और एंगस डिएटन 2008 में कहें और अन्य लोगों ने भी तर्क दिया है कि जो आय है और खुशहाली है दोनों के बीच में भिन्नताएं हैं। वे इस बात पर सहमत है कि हमें भलाई को मापने के लिए आय से परे होकर अलग अलग डायमेंशन, आयामों में सोचना हमें आवश्यक है। यहां पे कहा जा रहा है कि गैल्प वर्ल्ड पोल सर्वेक्षण के अनुसार जीवन संतुष्टि और आय के बीच संबंधों की बारीकी से जांच करने से विकसित देशों में थोड़ा मजबूत प्रभाव के साथ उनके बीच एक सकारात्मक संबंध की पुष्टि होती है। लेकिन यह दिलचस्प है कि आय में वृद्धि का
जीवन संतुष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे कहा जाता है जो आय की जो आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने के लिए एक सीमा तक होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दाल रोटी चाहिए तो मिनिमम कम से कम 1000 रुपए अगर है उसके पास तो वो खर्च करता है। अगर 1 करोड़ रुपए रोज भी कमाता है तो वो पैसा नहीं खाएगा, उसे जितनी आवश्यकता है उतना ही खाएगा। हो सकता है कि वो 1 लाख रुपया में वो अपने जरूरत के खाना खरीद सके, लेकिन वो 1000 में भी अपनी जरूरतें पूरी कर सका। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की जो आय की जो जरूरत होती है वो एक सीमित सीमा तक होती है, उसके बाद वो अपने तृष्णा को पूरा करता है, ठीक है, लग्जरिटी को पूरा करता है, जिसके परे आय में वृद्धि का कोई मायना नहीं रखता है खुशहाली से, ठीक है। खुशहाली के लिए और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम कितने स्वस्थ हैं, हमारा रोजगार है तो हमें कितना पैसा मिल रहा है, हम 30 दिन तक पैसा कमा रहे हैं या 1-2 दिन काम कर रहे हैं, या फिर हमारे पास निश्चित जॉब है या अनिश्चित जॉब है। ये सारी चीजें खुशहाली के पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। सरकार पर भरोसा, सरकार जो सही और उचित मानती है उसे करने के कार्यों में नागरिकों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। नागरिकों की अपेक्षाएं सरकार पर विश्वास को प्रभावित करती है। यदि नागरिकों की अपेक्षाएं सरकार के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में तेजी से बढ़ती है, आकांक्षा कभी भी सही नहीं होता है। दूसरे पे खास के खुद पे उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन जब दूसरे पे उम्मीद रखेगा और वो पूरा नहीं होगा ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो विश्वास और संतुष्टि में गिरावट आ जाती है। यही कहा जा रहा है यहाँ पे राइटर के द्वारा कि अगर हम सरकार पे जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वो पूरा नहीं करता है तो नागरिक को यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके अलावा सरकार के प्रति नागरिकों का भरोसा इस बात से ही प्रभावित होता है कि उन्हें सेवा वितरण का अनुभव सकारात्मक है या नकारात्मक। जो सर्विसेज दी जा रही है सरकार के द्वारा वो उनके लिए सहूलियत ला रही है या और कठिनाई पैदा कर रही है। इससे भी जो लोगों का नजरिया, नागरिकों का जो नजरिया होता है वो सरकार के प्रति वो घटता है, जिससे कि उनकी खुशहाली भी प्रभावित होती है। ये रिपोर्ट OECD 2013 मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया है। ये जो वक्तव्य है, जीवन संतुष्टि और महिला के बीच एक नकारात्मक संबंध है, क्योंकि जहां जहां जीवन में प्रोस्पेरिटी रहती है, खुशहाली रहती है, वहां महिलाओं से बेहतर संबंध होते हैं। लेकिन अगर जॉब चला जाए तो महिलाओं पे हिंसा बढ़ता जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कम आय हो रहा है तो वहां पे भी महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है घर में। यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब रोजगार सुस्त होता है तो महिलाओं को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और जब कानून प्रवर्तन कमजोर होता है तो उन्हें अधिक पुरुष हिंसा का सामना करना पड़ता है। जीवन संतुष्टि और अल्पसंख्यकों के बीच लगातार नकारात्मक संबंध है। संपन्न लोगों में हिंदुओं की हिस्सेदारी 2019 में 85% से 89% हो गया। वहीं जब मुसलमान के बारे में देखते हैं तो जो संपन्न लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, उनका जो दर है वो 7% से घटकर 2.3% हो गया। जबकि अनारक्षित जो ब्राह्मण उच्च जाति है उनकी साझेदारी 2019 में 26% से बढ़कर 38.7% लोग खुशहाल हो गए हैं, ठीक है। ओबीसी की हिस्सेदारी 33% से थोड़ी कम है, 31.5% हो गए, और अनुसूचित जाति जनजाति की हिस्सेदारी लगभग 41% से तेजी से घटकर 30% हो गई है। सिर्फ हिंदुओं में ही खुशहाली बढ़ती जा रही है और जो अनुसूचित जाति हैं या फिर ओबीसी हैं उनकी खुशहाली घटी है। मुसलमानों में भी खुशहाली घटी है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे 530 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड एज फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग सेंटर, मतलब केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि 530 डिस्ट्रिक्ट को फ्री मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब कि जो हाथ से मैला उठाने की पद्धति है उससे फ्री कर दिया गया है 530 डिस्ट्रिक्ट को। तो ये कितनी सही है, इस पे राइटर अपना वक्तव्य देते हैं। राज्य में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिसके पास अभी तक
खुद को मैला ढोने से मुक्त घोषित करने वाले जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। मैनुअल स्कैवेंजिंग या सीवर की खतरनाक सफाई के कारण होने वाली मौतों से संबंधित कई सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में पिछले 5 वर्षों में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण होने वाली मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं आई, जबकि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 330 लोगों की मौत हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 530 जिलों ने खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त होने की सूचना दी है, जबकि बाकी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब हाथ से मैला ढोने का काम नहीं होता है, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी भी स्थितियां खराब ही हैं। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इन सारे बैकवर्ड जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे हो सकता है कि कैपिटल में ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य नहीं किया जाता हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में अभी भी ये निरंतर जारी है, जिससे लगातार मौतें हो भी रही है। तो जबकि बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में 100% जिलों ने खुद को मैला ढोने से मुक्त घोषित किया था, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 20% जिलों ने ऐसा बताया। ऐसा ये सिर्फ केंद्र सरकार बोल देती है या राज्य सरकार, सरकारी आंकड़ों में कह दिया जाता है कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गया है, परंतु जमीनी स्तर पे बिहार के राजधानी में ही जाके देखेंगे तो कितनी गंदगियां हैं। और जब रोड पे गड्ढे होते हैं, जब समस्याएं इस हद तक है, हर जगह सीवर टूटा हुआ है, नदियां बिखरी हुई है, और इतना दावा सरकार जो कर रहा है कि 100% मैनुअल स्कैवेंजिंग, अभी बरसात का समय है और निरंतर एक बारिश के बाद अगले दिन पेपर में सच्चाई दिख जाती है कि क्या सही आंकड़ा है और क्या नहीं। तो मणिपुर में 16 में से केवल 2 जिलों ने, यहाँ पे देखिए क्लियर किया गया है कि मणिपुर में 16 में से केवल 2 जिलों ने मैला ढोने की प्रथा से मुक्त होने की सूचना दी। ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहां बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, फिर भी मात्र 2 जिले में इन्होंने सूचना दिया कि यहाँ पे फ्री मैनुअल स्कैवेंजिंग है, और बाकी का 14 जिला जो है वो अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में केवल 30% जिले, शुरुआत में बताया गया सरकार की रिपोर्ट में कि 100%, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी हासिल की गई तो मात्र 30% जिले ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 60% से अधिक जिलों ने भी अभी तक अपनी संबंधित रिपोर्ट नहीं दी है। उत्तर प्रदेश, जहां 2018 तक किए गए 2 सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले की संख्या सबसे अधिक थी। 32,473 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य में संलिप्त थे। लगभग 90% जिलों में मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त होने की सूचना दी गई है, इसमें भी अभी भी संदेह ही है। मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक जिले को या तो खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित करने या अस्वच्छ शौचालयों और संबंधित मैला ढोने के स्थानों को इंगित करने के लिए कहा जा रहा है। जिला स्वच्छता समिति इस बात का डेटा देखती है। जिला स्वच्छता समिति ये रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा जिला मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री है या नहीं, कि क्या कहां अस्वच्छ शौचालय है, और इसका एक्सप्लेनेशन के आधार पे यह पता लगाया जाता है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा मौजूद है या नहीं। तो ये मेन रिस्पॉन्सिबल है। अब इनके जो कार्य हैं, इनका जो आंकड़ों को संग्रह करने का जो तरीका है, वो ये कौन कौन से मानदंड अपना रहे हैं, ये भी तो मायने रखता है। 2021 में संसद में सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 तक सर्वेक्षण में पहचाने गए 90% से अधिक मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के समुदाय हैं। 2021 के सर्वे में कहा गया कि 90% से अधिक जो लोग हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य में जो संलिप्त लोग हैं, उसमें 90% अधिक लोग एससी कम्युनिटी से हैं। सरकार अभी निरंतर इस पे प्रयास कर रही है कि इसे फ्री कर दिया जाए, परंतु सिर्फ प्रयास से नहीं होगा, यहाँ पे कार्यान्वयन सबसे मुख्य बात है। उनको उचित उपकरण भी नहीं दिए जाते हैं, उनको पोशाक देना है, उन्हें सही पोशाक देना है, उन्हें एक सही तरीके का ड्रेस दिया गया है,
उनको ग्लव्स दिया गया है, और अभी तो एआई और रोबोट्स को भी इस फील्ड में यूज किया जा रहा है। तो इसे भी जमीनी स्तर पे सरकार को आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को फ्री किया जाए इंडिया से। तो ये थे आज के आर्टिकल द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट जो आज हमने डिस्कस किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।